हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। जल योजन एंथैल्पी। जब भी हम एंथैल्पी की हमने पढ़ाई करी है तो हमने एक मोल की बात हमेशा करी है। तो ये बात ध्यान देने की है कि जब हम एक मोल निर्जल लवण में जल की निश्चित मात्रा डालकर निश्चित जलयोजित लवण बनने में होने वाला पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन लवण की जल योजित ऊष्मा या जल योजन एंथैल्पी कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक मोल क्या लिया है, एनहाइड्रस सॉल्ट लिया है। निर्जल लवण माने कि एनहाइड्रस सॉल्ट लिया है जिसमें कोई वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं है, और उसकी फिर हम जल की निश्चित मात्रा में डालकर उसका हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं, जलयोजित लवण बनाते हैं। और इस प्रोसेस में जो ऊष्मा परिवर्तन होता है उसे जल योजित ऊष्मा या जल योजन एंथैल्पी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कॉपर सल्फेट का जो आपका एनहाइड्रस सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट है ये, एनहाइड्रस सॉल्ट है, उसको अगर हम 5 मोल्स ऑफ वाटर के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास कॉपर सल्फेट 5H2O, ये भी हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट है ये भी सॉल्ट ही, पर इसको हम इसलिए हम एस के रूप में ही लिख रहे हैं, सॉल्ट के रूप में ही लिख रहे हैं जो कि हाइड्रेटेड है। तो इस प्रोसेस में जो ऊष्मा का परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, डेल एच हाइड्रेशन इज इक्वल टू -78.8 किलो जूल्स। अब बच्चों अगर हमसे कहा जाए कि कैलकुलेट करिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हमको कैलकुलेट करनी है, तो हम कहते हैं कि हम डायरेक्टली इसको प्रत्यक्ष रूप से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि हम इसको अप्रत्यक्ष रूप से कैलकुलेट करेंगे। किसकी मदद से, जो हमारा हीट ऑफ सॉल्यूशन है, विलयन ऊष्मा है, उसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट करेंगे अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो हमने पढ़ा है कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O गिव्स यू कॉपर सल्फेट 5H2O, तो इसकी हमको निकालनी है कि सपोज इसकी हमें नहीं पता है, इसकी हमको X हम मान लेते हैं, कॉपर सल्फेट सॉलिड प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड, इट गिव्स यू कॉपर सल्फेट 5H2O, और हम इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसको हम x किलो जूल्स मान लेते हैं। ठीक है, अब हम किसकी मदद से अब हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की मदद से, विलयन ऊष्मा की मदद से हम इसको निकालेंगे। तो हम दो इक्वेशंस लिखते हैं, एक तो कॉपर सल्फेट जब सॉलिड लिया और उसका हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो आपका क्या आ जाएगा, कॉपर सल्फेट एक्वस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एंथैल्पी ऊष्मा निकली वो कितनी थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, -68.48 किलो जूल्स निकली। अब कॉपर सल्फेट 5H2O अगर हम ले रहे हैं, वो भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, आपका जलयोजित लवण है, उसको जब हमने उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो आपको कॉपर सल्फेट एक्वस मिल गया। और ये प्रोसेस जो है इसमें जो है एंथैल्पी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, अवशोषित हो रही है, इसलिए हम इसको 11.472 प्लस में लिखा है किलो जूल्स। यानी कि आपका जो फर्स्ट है वो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब आपने कॉपर सल्फेट सिंपल जो सॉल्ट था उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, और जब हमने उसका हाइड्रेटेड सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया तो हमको एनर्जी देनी पड़ी और फर्स्ट केस में एनर्जी निकली। तो बच्चों ये हमने पहले भी आपको बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन मतलब हम इतने जल में उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं कि और अगर हम जल डालेंगे तो उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको जो है नंबर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब ये जो वापस आपने इसको x किलो जूल्स जो है इसको हम कॉपर सल्फेट सॉलिड प्लस 5H2O लिक्विड, ठीक है, ये दे रहा है कॉपर सल्फेट 5H2O सॉलिड, और यहाँ पर हम इसको मान रहे हैं ये x किलो जूल्स, तो इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब बच्चों इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप
अपन जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट 5H2O सॉलिड प्लस एक्वस प्लस कॉपर सल्फेट सॉलिड प्लस 5H2O लिक्विड इज इक्वल टू कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सल्फेट 5H2O सॉलिड, और डेल H का मान क्या हो जाएगा, डेल H का मान हो जाएगा X प्लस 11.72 किलो जूल्स। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को जोड़ के लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे आप देखिए ये कॉपर सल्फेट 5H2O सॉलिड इधर भी है इधर भी है। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, हमारी इक्वेशन वही बची, कॉपर सल्फेट सॉलिड प्लस 5H2O लिक्विड प्लस एक्वस इज इक्वल टू कॉपर सल्फेट एक्वस। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और डेल H का मान कितना आ गया, डेल H का मान आपका x प्लस 11.72 आ गया। तो इस इक्वेशन को अब हम कैसे लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉलिड प्लस एक्वस इज इक्वल टू कॉपर सल्फेट एक्वस। ठीक है, ये भी यही इक्वेशन है, हमने केवल क्या अंतर कर दिया, यहाँ पर जो 5H2O था उसकी जगह हम इसको एक्वस सॉल्यूशन ही मान रहे हैं, है ना। तो ये आपका कॉपर सल्फेट एक्वस आ गया। तो या तो ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है। तो अब हमको जो है क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम अब ये इसको फोर्थ इक्वेशन मान लें, इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लें, तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 इसकी अगर हम तुलना करें, ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 की आप तुलना करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो जो है एक ही इक्वेशन है, यानी कि आपका क्या इसका डेल 1 में क्या था, डेल H इक्वेशन 1 में -66.48 था, और यहाँ पर 4 में क्या है आपका x प्लस 11.72, तो इसका मान क्या हो जाएगा, x प्लस 11.72 इज इक्वल टू -66.48। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा -78.2 किलो जूल्स। तो जो हमने फर्स्ट इक्वेशन अपनी देखी थी यहाँ पर, जिसमें हमने इसका मान लिखा था -78.8, तो वो हमारा मान इसमें आ गया। तो इस तरह से अगर हमें कहा जाए कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो हम डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्टली हीट ऑफ सॉल्यूशन एंथैल्पी जो विलेन ऊष्मा है उसकी मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। अब बच्चों जो है आगे हम देखेंगे कि फेज चेंज, प्रवस्था अगर परिवर्तन होता है तो उसमें जो है हम एंथैल्पी को कैसे निकालते हैं। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, इसको हम क्या लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, फेज ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं, प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी, प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फेज ट्रांजिशन क्या होता है। तो हम कहते हैं कि अगर सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, लिक्विड को वेपर में चेंज कर रहे हैं, तो ये हम इनकी फेज चेंज कर रहे हैं, इनकी हम प्रवस्थाएं चेंज कर रहे हैं। तो इसमें कितना जो है ऊष्मा परिवर्तन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। तो हम वापस से इसकी परिभाषा अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 मोल
पदार्थ। अब पदार्थ जो है परमाणु भी हो सकता है या अणु भी हो सकता है कि एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन, यानी कि डेल एच प्रावस्था संक्रमण ऊष्मा, यानी कि डेल एच ट्रांजिशन टी कहलाती है। तो ये क्या है, एंथैल्पी, आपका एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन क्या है? व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस is transformed from one phase to another phase and the energy change in that process is called the enthalpy of phase transition। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं कि C का जो डायमंड का जो एलोट्रोप है, प्रारूप है, वो किस में चेंज हो जाता है? ग्राफाइट में चेंज हो जाता है। तो ये एक क्या किसका एग्जाम्पल है? फेज ट्रांजिशन का। आपने जो एलोट्रोप थे कार्बन के, डायमंड और ग्रेफाइट, अगर वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं तो जितनी ऊर्जा का चेंज आता है वो -1.89 किलो जूल्स आता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि सी जो ग्रेफाइट है वो डायमंड से ज़्यादा अधिक स्टेबल है। अगर हम स्थायित्व की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि बच्चों पहले भी हमने कहा था कि जहाँ जो एंथैल्पी जब जितनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसका उतनी ही ज़्यादा वो स्थायित्व की तरफ जाएगा चेंज। तो यहाँ पर ग्रेफाइट जो है वो डायमंड से स्टेबल है। इसी प्रकार से एस ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, विषम लंबाक्ष जो है, ऑर्थोरोम्बिक को क्या बोलते हैं? विषम लंबाक्ष। वो जब किस में चेंज होता है? एस मोनोक्लिनिक में चेंज होता है, यानी कि एकंताक्ष में चेंज होता है। तो ये प्रोसेस भी जो है ये फेज ट्रांजिशन का प्रोसेस है, और इसमें जो ऊष्मा का परिवर्तन है वो प्लस में 0.71 किलो कैलोरीज है या 2.96 किलो जूल्स है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब आपका विषम लंबाक्ष जो सल्फर है वो एकंताक्ष सल्फर में चेंज होता है, तो ये कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? विषम लंबाक्ष जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और जितनी ऊर्जा निकलती है वो है 0.71 किलो कैलोरीज। अब बच्चों हम आगे देखेंगे कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, गलन ऊष्मा किसे कहते हैं। फ्यूजन क्या होता है? गलन की जो ऊष्मा है। तो जब हम कहते हैं, जैसे हम पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, जब वो सॉलिड फॉर्म में है और उसको हम लिक्विड फॉर्म में, यानी कि हमने बर्फ़ ली और बर्फ़ को हमने हीट दी, तो वो लिक्विड फॉर्म में जब चेंज हो जाता है तो उसमें जो ऊष्मा का परिवर्तन आता है उसको हम डेल एच फ्यूजन बोलते हैं, और वो कितना है? 60.0 प्लस में किलो जूल्स। यानी कि जब हमको बर्फ़ को पानी में हम चेंज कर रहे हैं प्रावस्था उसकी, तो जो हमको ऊष्मा देनी होती है वो कितनी देनी होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और 60 किलो जूल्स हमको देनी पड़ रही है। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जब अपन बर्फ़ को गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो उस टाइम अगर हम टेम्परेचर नोट करेंगे, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम होगा।
टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे हम बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं पर तापक्रम जो है सेम होगा। क्यों? क्योंकि हम जो तापक्रम बढ़ा रहे हैं, जो हीट दे रहे हैं बाहर से, वो प्रावस्था परिवर्तन में काम में आ गई, तो इसलिए सिस्टम का जो है टेम्परेचर वो सेम रहेगा। इसी प्रकार से हम हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें। वेपोराइजेशन क्या होता है आपका? वाष्पन की ऊष्मा, वाष्पन की ऊष्मा। तो बच्चों इसमें भी हम अब पानी को किस में ले रहे हैं? लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना। पानी जो है लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ऊष्मा का जो परिवर्तन आता है उसको हम बोलते हैं डेल एच वेपोराइजेशन, और इसका मान है 44.0 किलो जूल्स। तो ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है ना। तभी लिक्विड को हम गैसेस फॉर्म में चेंज करेंगे गर्म करके। और यहाँ पर भी टेम्परेचर जो लिक्विड पानी का था और जो आपने जब उसको गर्म किया तो वो वेपर फॉर्म में जब हो गया, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर ये किस में है? H2O सॉलिड टू लिक्विड तो फ्यूजन हो गया, और आपका लिक्विड टू गैसियस जो है, तो जब आपका लिक्विड जो है एकदम गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, जब फेज़ चेंज हो रही है, उस टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर जब फेज़ चेंज हो रहा है उस टाइम पर दोनों प्रावस्थाएं जो हैं उनका टेम्परेचर सेम रहेगा। वापस से हम कह सकते हैं कि जो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है वो प्रावस्था को चेंज करने में यूज़ हो रहा है ऊष्मा का, इसलिए टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अब है आपका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जब क्या होता है, आप सबको पता है सब्लिमेशन क्या होता है कि जी सीधा सॉलिड से कोई चीज़ को जब हम गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल एच सब्लिमेशन है वो किसके बराबर होगा? डेल एच फ्यूजन के बराबर और डेल एच वेपोराइजेशन के बराबर। अब बच्चों आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जब हम बर्तन में पानी हमने लिया उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो जब गर्म कर रहे हैं तो आपने ठंडा पानी लिया था, ठंडा पानी आपने गर्म करते गए और वो वेपर स्टेट में पहुंच गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया कि गर्म इतना किया कि वो बॉयल होने लगा और वह वाष्पीकृत होने लग गया। तो जब हमने शुरू से जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो ऊष्मा जो है वो अवशोषित होती गई और टेम्परेचर का मान जो है उसमें बढ़ता गया, पर तो हीट यहाँ पे क्या हुई? स्टोर हुई, है ना। और बाद में जब हम वेपर वाली स्टेज में पहुँचे तो जो है यहाँ पे प्रावस्था का चेंज हुआ। इसके बीच में कोई प्रावस्था का चेंज जो है नहीं होता, हीट केवल उसमें स्टोर होती जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने डिफरेंट एंथैल्पीज़ के बारे में पढ़ा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, और आपकी फेज ट्रांजिशन एंथैल्पी क्या है। तो इन सब से अब आपको आगे जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें बहुत सरलता हो जाएगी। धन्यवाद।